गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मनी गुरु में हम बना रहे हैं आर्थिक आजादी वीक और इस पूरे हफ्ते हम आपको आर्थिक आजादी पाने के टिप्स बता रहे हैं। आज खास तौर पर हम चर्चा करेंगे कैसे आपको उम्र के हर पड़ाव के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। और उम्र के पड़ावों में दो लक्ष्य हमारे बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें होता है एक आपके बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य, उनकी हायर एजुकेशन को आप प्लान करते हैं, और फिर होता है 60 के बाद ठाठ करने का लक्ष्य, मतलब रिटायरमेंट की बात की जिंदगी बेफिक्र टेंशन फ्री जीने का जो होता है वो आपका लक्ष्य होता है, प्लान होता है। तो इन दोनों ही लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकते हैं और ये भी जानेंगे कि आप टेंशन की उलझन से भी कैसे आजादी पा सकते हैं, कैसे आप अपने निवेश को कुछ इस तरीके से करें कि आपके पास मुनाफा भी आए और आपको टैक्स का लाभ भी मिले। तो इन सब पर बातचीत करने की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मटवाल। पंकज जी, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका आज के इस शो में। और हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत। रुचिका, आपका भी बहुत स्वागत है मनी गुरु के इस आर्थिक आजादी स्पेशल एपिसोड में। अब जैसा मैंने शुरुआत में बोला, लाइफ के हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्ष्य होते हैं। होते तो यूं बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे पड़ावों के जरिए हम अलग अलग पड़ावों के तरफ से हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा टेंशन हमें जिन लक्ष्यों की होती है वो होती है कि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए और अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में बच्चा पढ़ाई करे। लेकिन उसके लिए पैसों की भी जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद जब पूरी जिंदगी अच्छे से काम वाम किया, लायबिलिटी से मुक्त हुए, तो रिटायरमेंट के बाद थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया जाए, तो उसमें भी आपको रेगुलर इनकम की जरूरत पड़ेगी। तो पंकज जी, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पहले आपसे जेनरिक पूछूंगी कि किसी भी लक्ष्य के लिए जब हम निवेश करते हैं तो निवेश होना कैसा चाहिए, मतलब किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य को हमें डिसाइड करना चाहिए। कौन सी ऐसी चैलेंजेस हैं, कौन सी ऐसी चिंताएं हैं जो इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जिससे हमें दो चार होना पड़ सकता है। हाँ, थैंक यू स्वाति। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल गोल के लिए निवेश कर रहे हो, अपना गोल प्लान कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखें कि आज जितने पैसे की आपको ज़रूरत है, भविष्य में उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि महंगाई की दर बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो खर्च आज होता है उससे कई गुना ज़्यादा भविष्य में होता है। और जितना लंबा ये फाइनेंशियल गोल होगा उतने ही ज़्यादा पैसों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरी बात, जैसे हम बात कर रहे हैं चाइल्ड एजुकेशन की कॉस्ट हमने देखा है कि जनरल इन्फ्लेशन के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम वैसे बात करें कि 6-7% की महंगाई दर है, तो एजुकेशन में ये करीब 10% की रहती है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही, हालांकि ये कहना मुश्किल है कि भविष्य में बच्चा किस तरह की एजुकेशन करेगा, क्योंकि ये सोचना पहले तो ऐसा होता था कई बार कि डॉक्टर, इंजीनियर इसकी ही बात करते थे, बट आजकल तो बहुत सारे बच्चे अलग तरह के प्रोफेशन भी चूज करते हैं। तो ऐसे में ये तो बहुत मुश्किल है कह पाना कि किस तरह कितना खर्चा होगा, लेकिन फिर भी आज की तारीख में यदि उस तरह का कोई प्रोफेशन चूज किया जाए तो उसका जो खर्च होगा उससे कई गुना ज़्यादा भविष्य में होने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इन्फ्लेशन को फैक्टर इन जरूर करें और तब अपने लक्ष्य को आप बनाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि नहीं, यदि आप बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सेफ निवेश करना चाहिए, आपका पैसा सुरक्षित रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि कभी हम निवेश करें तो सुरक्षा पर तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन होता यह है कि लंबे वक्त में यदि आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, सेफ्टी तो ठीक है वो होनी चाहिए, लेकिन अगर सही तरीके से वो ना बढ़े, इन्फ्लेशन की दर से और उससे भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ताकि आप अपने भविष्य के जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि गोल बनाते समय आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है, और दूसरी बात, निवेश करते समय सेफ्टी ऑफ मनी के साथ साथ उस पर रिटर्न्स भी अच्छे मिल सके, उसकी भी आपको प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। ओके, एक तो सुरक्षा, रिटर्न कैसा हो, महंगाई को मात देने वाला निवेश हो, इन कुछ बातों का ध्यान में रखते हुए आपको अपने किसी भी लक्ष्य की प्लानिंग करनी चाहिए। शायद हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं रुचिका, इसमें शायद वो एक टैक्स का एंगल भी जोड़ें
क्योंकि उनका तो काम ही है टैक्स प्लानिंग कराना। इसलिए रुचिका, मतलब ये जो तमाम गोल्स की हम बात करते हैं उसमें एक निवेशक एक बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न भी देखता है और कहां पर उन्हें सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है वैसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी वो चूज करना चाहता है। तो आपकी नजर में अभी क्योंकि हम साल के उस पड़ाव पर भी हैं जब टैक्स प्लानिंग की शुरुआत कई लोगों ने कर ली होगी और करने की या तो शुरुआत कर रहे होंगे, तो ये इस टाइम पर जो एक टैक्स प्लानिंग का जो एक टाइम शुरू हो जाता है, कहां पर सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिल सकता है टैक्स प्लानिंग करने से? क्या कुछ स्कीम्स के नाम आप बताएंगे? स्वाति, मैं पंकज जी से पहले तो बिल्कुल एग्री करती हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये दो फैक्टर्स जो हैं इनको हम ध्यान रखते हैं। एंड बीइंग सीए मैं कहूंगी एक और फैक्टर भी है, टैक्स फैक्टर। पर पहले मैं पंकज जी की बात को रखना चाहूंगी। सबसे पहली चीज आप रिस्क देखते हैं, रिस्क आपको कितना है, क्योंकि जहां रिस्क है वहां रिटर्न भी है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ऑब्वियसली जब हम ऑप्शंस ढूंढते हैं, जैसे आपने मुझसे अभी बोला ऑप्शंस की बात करते हैं, तो ऑप्शंस में हमारी इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, हमारे गवर्नमेंट प्लान्स भी हैं। अब गवर्नमेंट प्लान्स क्या है? गवर्नमेंट प्लान्स सेफ है, सिक्योर है, मगर वहां रिटर्न कम है। जब हम इक्विटी पे जाते हैं, जब हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं, वहां पे रिटर्न ज्यादा है बट साथ साथ रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो उस चीज को भी हमने ध्यान में रखना है। फिर दूसरी चीज जो पंकज जी ने बोली, वो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली ये जो हमारा प्लान है वो लॉन्ग टर्म प्लान है या शॉर्ट टर्म प्लान है, हमें इसको भी ध्यान में रखना है। तो जहां पे भी मैं इन्वेस्ट करूंगी, मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मुझे जो पैसा चाहिए वो कब चाहिए, आज चाहिए, कुछ साल बाद चाहिए, या फिर 10 साल बाद चाहिए। तो मुझे वो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है या शॉर्ट टर्म प्लानिंग है इन्वेस्ट करते हुए, उसको भी ध्यान में रखना है। और सबसे अलग और नई चीज जो इसके अंदर मैं एड ऑन करना चाहती हूँ वो है टैक्स। तो जब भी मैं इन्वेस्ट करती हूँ, चाहे मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करूं चाहे मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूं, मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मुझे उसके ऊपर टैक्स कितना देना पड़ेगा। जितना मैं उसमें रिटर्न कमा रही हूँ, क्या मेरा टैक्स उसको कवर करने के बाद इन्फ्लेशन रेट कवर कर सकता है या नहीं कर सकता, इस चीज को भी बहुत जरूरी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब मैं देखती हूँ, इन तीनों फैक्टर्स को जब मैं इकट्ठा देखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है। अल्टीमेटली मुझे क्या सिक्योर वे में जाना है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे मैंने कहा, आप गवर्नमेंट एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल की एफडी लेते हैं, आपको उसको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। मगर जब मैं रिटर्न की बात करती हूँ तो रिटर्न मेरी 6% की है, और उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं। तो इफेक्टिवली जब आप टैक्स देने के बाद रिटर्न देखेंगे तो आपके पास 4% के करीब की रिटर्न आती है। तो ऑब्वियसली वो बहुत कम है। फिर मैं दूसरी तरफ और इसके ऑप्शन देखती हूँ। अगर गवर्नमेंट सेविंग्स में ही बात करती हूँ तो पीएफ है, आपका पीपीएफ है, जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, आपके यूलिप्स भी हैं। बट अगेन इन सब में अगर आप आफ्टर टैक्स रिटर्न्स देखेंगे तो ऑब्वियसली वो कम है। जब हम इस टैक्स फैक्टर को कंसिडर करें और सिक्योरिटीज को, रिस्क एनालिसिस को कंसिडर करें, तो उसके बाद मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जाती हूँ, दैट इज सेकेंडरी मार्केट में जाती हूँ। वहां पर मैं जा सकती हूँ, प्राइमरी मार्केट में जा सकती हूँ। वहां पे रिटर्न्स आपके हैवी हैं मगर साथ साथ रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो आपको ये सारे फैक्टर, रिस्क का, इन्फ्लेशन का और टैक्स का, तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना है जब भी मैं कहीं पे इन्वेस्ट करती हूँ। बहुत अच्छे से आपने बात रखी रुचिका यहाँ पर। और पंकज जी, मैं इसी बात पर आपसे भी एक्सटेंड सवाल यही पूछना चाह रही हूँ कि हम देखिए अब रिटर्न दिखा रहे हैं कि कौन से स्कीम में कैसा रिटर्न है। और जैसा रुचिका ने बताया कि माने आप बैंक एफडी में पैसा भी डालते हैं या फिर आपके पास एक कोई स्मॉल सेविंग स्कीम भी है, आपके पास एक्चुअली हाथ में कितना पैसा आ रहा है टैक्स काटने के बाद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनमें से स्कीम जैसे पीपीएफ है या फिर सुकन्या समृद्धि है, वो ट्रिपल ई एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है, वहाँ तो फायदा है, लेकिन लंबे समय के लिए पैसा आपका लॉक इन हो जाता है। तो लिक्विडिटी फैक्टर, पोस्ट टैक्स रिटर्न हो गया, उसके बाद आपको पैसा मिल कितना रहा है, ये तमाम फैक्टर्स का भी ध्यान में रखते हुए किसी को खासतौर पर दो गोल अपने प्लान करने होते हैं, एक तो चिल्ड्रंस एजुकेशन और एक रिटायरमेंट। पंकज जी। बिल्कुल स्वाति, देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप इस तरह के गोल की बात करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन की बात हो या रिटायरमेंट की बात हो, तो यहाँ पर क्योंकि बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये बात तय है। क्योंकि भविष्य में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि महंगाई के हिसाब से आपको अधिक पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और रिटायरमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो एक बात और भी तय है, जब हम बात करते हैं चाइल्ड एजुकेशन की, तो वहाँ पर एक लोन भी एक माध्यम होता है कि लोन मिल जाता है और चाइल्ड बाद में उसको रीपे भी कर सकता है। लेकिन जब बात आती है रिटायरमेंट की तो वहाँ पर लोन की सुविधा भी नहीं होती है। दूसरी बात,
अक्सर सभी लोग चाहते हैं कि रिटायरमेंट 60 से पहले ही हो जाए, और नहीं तो कम से कम 60 ईयर्स की एज में तो इंडिया में रिटायरमेंट एज मानी ही जाती है। उन लोगों के लिए भी जो जॉब में नहीं है, जो अपना खुद का व्यवसाय करते हैं या कोई प्राइवेट जॉब में, वो भी चाहते हैं कि 60 ईयर्स की एज के बाद कोई ज़्यादा काम ना किया जाए और उस वक्त तक अपने पूरे जो लक्ष्य हैं उन्हें पूरा कर लिया जाए। तो यदि कोई व्यक्ति 60 ईयर्स में काम से रिटायर होना चाहता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी से 90 ईयर्स 100 ईयर्स हो, तो मतलब आपको उसके बाद बहुत लंबे समय तक उस पैसे पर निर्भर रहना है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे मिलें। और जैसा हमें बात कर रहे थे, रुचिका जी ने कहा कि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके हाथ में कितना पैसा आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की तारीख में बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस हैं, जैसा अभी आपने जिक्र किया पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना, जहां पर आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। उसके अलावा अब तो डिविडेंड भी टैक्सेबल हो गया है और अब इक्विटी में भी, इवन लॉन्ग टर्म इक्विटी भी टैक्सेबल है। बट ये जानना जरूरी है कि कम और ज्यादा, जैसे हम एफडी की बात कर रहे थे, तो एफडी में क्या होता है कि आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो यदि आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो 30% प्लस आपको टैक्स पे करना पड़ता है उस इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन यदि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। तो आई मीन ये जो कंपेयर करेंगे तो कम से कम ये बात तो तय होती है कि कहीं कहीं पर आपको कम टैक्स चुकाना होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी आप फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं जी, जिसका जिक्र आपने यहाँ पर किया है, बिल्कुल पोस्ट टैक्स रिटर्न का जिक्र किया, रुचिका माफ कीजिए उन्होंने भी इसका जिक्र किया, लेकिन आपने एजुकेशन लोन की बात यहाँ पर की पंकज जी। अब जब हम बच्चों की पढ़ाई की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमने जो हम प्रोडक्ट्स भी दिखा रहे हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लोग पैसे डालते हैं, कई जो बेटी है आपकी तो सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे आप डालते हैं, उसके अलावा बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है उसमें डालते हैं। पर एजुकेशन लोन भी कई लोग लेते हैं जब मानिए आपका जो आपको अमाउंट चाहिए वो थोड़ा कम पड़ जाता है। कई लोग इसके भरोसे भी रहते हैं कि चलिए बाद में एजुकेशन लोन ले लेंगे। एजुकेशन लोन लेना कितना सही है, ये पंकज जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्या एक प्लानिंग प्रॉपर लॉन्ग टर्म करनी चाहिए या फिर एजुकेशन लोन लेके अपने बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए, भारत में पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए? फंड करने का बच्चे की पढ़ाई सही तरीका क्या है? स्वाति, देखिए, करना तो ये चाहिए कि लोन की कहीं बात ही ना हो, आप बिना लोन के ही सारी प्लानिंग कर सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यदि चॉइस पूछी जाए कि पैसा लिमिटेड है तो पहले क्या करें? क्या हम बच्चों के लिए पूरा पैसा खर्च कर दें और रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग ना करें, और या फिर रिटायरमेंट और बच्चों की एजुकेशन दोनों को बराबर हम महत्व दें? तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे की एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ रही है उस वक्त उतना पैसा नहीं है, यानी कि यदि आप पूरा पैसा बच्चे की एजुकेशन पर खर्च कर देंगे तो शायद रिटायरमेंट के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। और आज की तारीख में ये आप भी जानती हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि ठीक है बच्चे की एजुकेशन के बाद बच्चा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हेल्प करेगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग खुद ही करनी है। तो इसके लिए मैंने ऐसा कहा कि यदि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है कि दोनों गोल के लिए सफिशिएंट मनी है तो आपको दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। यदि आप यंग एज में प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि जब बच्चा छोटा है उसी वक्त आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे के एजुकेशन के लिए भी, अपने रिटायरमेंट के लिए भी आप सही से प्लानिंग करेंगे। लेकिन वो वक्त आते आते जब आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ रही है और तब ये रियलाइज हुआ कि अमाउंट उतना सफिशिएंट नहीं है, या फिर उस वक्त आपने सोचा था कि जिस तरह की एजुकेशन आपका बच्चा करेगा उसके लिए जितनी जरूरत पड़ेगी उतना हो भी गया, लेकिन अब बच्चे को फॉरेन एजुकेशन के लिए कोशिश करनी है तो शायद खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरा कहना यह है कि रिटायरमेंट वाले पैसे को आप बच्चे के एजुकेशन पे पूरा खर्च ना कर दें, बल्कि अगर जरूरत हो तो लोन मिल जाता है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। बिल्कुल। और रुचिका, एजुकेशन लोन पर तो फायदा ये भी है कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये जो एक पूरा रीपेमेंट का प्रोसेस है और जो टैक्स बेनिफिट है वो शायद इसको और ज्यादा एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। रुचिका? बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करती हूँ स्वाति। अगर आपका बच्चा छोटा है, मुझे लगता है छोटे बच्चे के टाइम से ही अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, बच्चा 21 साल का हुआ, आपको उस समय उसका जो भी फंड मैच्योर होगा उस पर कुछ पैसा मिलेगा। ऑब्वियसली फ्यूचर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है, बच्चा इंडिया से बाहर पढ़ रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या होगी।
आपको जो रिमेनिंग बैलेंस है, जो भी उस पे इन्वेस्ट करना है उसकी एजुकेशन पे, आप उसके लिए लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन के ऊपर आपको 80E की डिडक्शन भी मिलती है। आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके ऊपर आपको छूट मिलेगी। यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ बच्चे की पढ़ाई ना लेके, अगर आप किसी के लीगल गार्जियन भी हैं तो उस बच्चे के लिए भी अगर आप कुछ एजुकेशन लोन ले रहे हैं और वो रीपे कर रहे हैं तो भी आपके उसके इंटरेस्ट के ऊपर आपको छूट मिलेगी। सिमिलरली अगर आप स्पाउस की एजुकेशन के लिए भी लोन लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपको छूट मिलती है एजुकेशन लोन के अंदर, और ये छूट 8 साल तक आपकी चलती है। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, कुछ पोर्शन आप इन्वेस्टमेंट से कवर कर सकते हैं, कुछ पोर्शन आप लोन से कवर कर सकते हैं, ताकि आपको टैक्स बेनिफिट भी साइमल्टेनियसली हो। तो बिल्कुल, तो पार्टली आप इन्वेस्ट करें बच्चे की पढ़ाई के लिए, कुछ रकम कम पड़ती है और कोई तरीका नहीं तो एजुकेशन लोन एक आपके पास जरिया है, क्योंकि उसमें 80E के तहत आप बेनिफिट भी ले सकते हैं टैक्स लाभ का। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसकी हायर एजुकेशन के लिए, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से हैं ये भी हम जानेंगे, और 60 के बाद रेगुलर आय के विकल्प पर भी चर्चा थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो इन्वेंट्री बढ़ाओ और ना ही ब्याज, सिर्फ ऑनलाइन जाओ, इन्वेंट्री घुमाओ। जी हाँ, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ, जहां इन्वेंट्री है ऑन द व्हील्स और रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। देश भर में ओम लॉजिस्टिक्स के वेयरहाउस नेटवर्क का फायदा आप भी उठाओ और अपनी इन्वेंट्री घुमाओ। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। तुम कहती मेकअप लगाती हो, ये तो वॉल पुट्टी है। तुम कहो तो मांग भर दूं? नहीं, ऐसे नहीं। कुल्हाड़ी देती हूँ, खोपड़ी के बीच में मारना, खून भरी मांग। अब हम सब करेंगे मिलके ताड़ासन, ठीक है? हमारे बीच कोई बैठा है बड़ा प्यारा सा, उसको सब मिलके ताड़ेंगे। रहे हैं आप उम्र के हर पड़ाव हैं अलग अलग गोल्स के लिए, और खास तौर पर चर्चा आज हो रही है बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट प्लानिंग की। तो ये खास चर्चा आज हम कर रहे हैं अपने खास दो गेस्ट के साथ। पंकज मटपाल और रुचिका भगत हमारे साथ हैं इस स्पेशल एपिसोड में शामिल। पंकज जी, चलिए ये तो हमने चर्चा की कि जरूरत पड़े तो एजुकेशन लोन लिया जा सकता है, उस पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, पर इक्विटी फंड्स में कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है? क्योंकि हमें यह भी मालूम है कि पढ़ाई का खर्च साल दर साल बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन इन्फ्लेशन तो आपके पूरे जो रकम है उसको अच्छे तरीके से खा भी जाता है, इसलिए उससे पार पाने के लिए कौन से इक्विटी फंड्स में निवेश करना सही है? बिल्कुल स्वाति, देखिए पहली बात तो यह है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास कितना समय है। यदि जल्दी शुरुआत की जाए तब तो डेफिनेटली इक्विटी फंड्स में ही आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि लंबे वक्त में इक्विटी ही ऐसा एसेट क्लास है जिसमें आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में क्योंकि उतार चढ़ाव का रिस्क बना रहता है इक्विटी में, इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में इक्विटी में कम निवेश करना चाहिए। तो जब भी आप बच्चे के भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करें, और ऐसे में पहली बात तो यह है कि आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करें, जहां पर आपका जो निवेश है वो हर तरह के सेक्टर्स और हर तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में हो सके। लेकिन होता यह है कि कई बार इन्वेस्टमेंट किया जाता है बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन कुछ और जरूरतें आ जाती हैं और पेरेंट्स उस पैसे को निकाल लेते हैं, फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 1-2 साल के बाद दोबारा से बच्चों के लिए फिर शुरुआत कर ली जाएगी। तो इस वजह से कई बार अगर लॉक इन हो कुछ स्कीम्स में तो वो सही साबित होता है। तो ऐसे में कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स उन्हें हम कहते हैं। तो ये बेसिकली जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर प्लान या यूटीआई चाइल्ड केयर प्लान, एचडीएफसी चाइल्ड केयर प्लान, ये इस तरह के प्लान्स हैं। ये हैं तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ही, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं। यहाँ पर लॉक इन होता है, तो और क्योंकि इसमें चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड केयर या चाइल्ड गिफ्ट,
इस तरह के टर्म्स यूज किए जाते हैं, तो अक्सर पेरेंट्स इन स्कीम्स में एक स्पेसिफिक गोल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इन स्कीम्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करें, और समय यदि कम हो, मान लीजिए आपने लेट शुरुआत की है, तो ऐसे में कुछ हाइब्रिड फंड्स, ऐसे फंड जिसका निवेश इक्विटी और डेट दोनों तरह के एसेट क्लासेस में होता है, उनमें निवेश किया जा सकता है। ओके, तो चिल्ड्रन फंड या फिर गोल ओरिएंटेड फंड जो होते हैं, बेसिकली उस फंड के सामने एक चिल्ड्रन फंड या चिल्ड्रन समथिंग फंड का नाम जुड़ा होता है। आपके लिए आसान करना, आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ, ये बच्चे की पढ़ाई के लिए फंड है, बच्चे के भविष्य के लिए फंड है, उसको इसको छूना नहीं है और इसको आप उस फंड के लिए ही, उस लक्ष्य के लिए ही रखते हैं। ये एक अच्छा आसान तरीका हो सकता है एक अनुशासित निवेश करने का। अब जब हम चलिए बच्चे की पढ़ाई की प्लानिंग हमने कर लिया, अब रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ जब हम आते हैं रुचिका, तो हमारी टेंशन ये होती है कि 60 के बाद हमें रेगुलर या जब भी आपकी रिटायरमेंट है, कोई भी उम्र वो हो सकती है, हमें रेगुलर इनकम कैसे मिलेगी। अब इक्विटी में एक बहुत ही पॉपुलर एक स्कीम हो गई है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो कि आप आराम से उसमें आप रेगुलर आय पा सकते हैं और उसमें भी टैक्स बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है आपकी नज़र में आफ्टर रिटायरमेंट रेगुलर आय पाने का। बिल्कुल स्वाति, ये भी एक रेगुलर इनकम का सोर्स हो सकता है हमारा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम देखें मार्केट में बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनके अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और वो सेफ भी होते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि ओल्ड एज में अगर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, या इक्विटी लिंक जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, यू नेवर नो, कभी मार्केट डाउन है, कभी मार्केट अप है, तो उस केस के अंदर हम बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर रेगुलर इंटरेस्ट अर्निंग्स होती है, प्लस टैक्स सेविंग भी होती है, और साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपैरेटिवली एफडी से ज्यादा मिलता है आपको। तो एक वो विकल्प भी आप सोच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम देखें तो एलआईसी की काफी सारी ऐसी हमारे इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जिसके अंदर कुछ सर्टेन एज तक आप प्रीमियम पे करते हैं, एंड आफ्टर दैट एज आपको मंथली इनकम जो है वो सेविंग्स या पेंशन जो है वो मिलती है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जहां पे आप टैक्स को ध्यान में रख सकते हैं, जहां पे आप ओल्ड एज को ध्यान में रख सकते हैं, प्लस आप रिटर्न्स को ध्यान में रख सकते हैं। इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है जिसके कई फायदे हैं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, पंकज जी, यूजुअली कैसे फंड से करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक रेगुलर आय चाहिए और वो भी रिटायरमेंट के बाद आपको इनकम के लिए, कैसे फंड से करना सही रहता है? स्वाति, देखिए, रिटायरमेंट के बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि पैसा सेफ रहे और साथ साथ थोड़ा रिटर्न भी मिलता रहे, ताकि वो पैसा लंबे समय तक चल सके। तो यदि आप ये बात सोचते हैं कि बिल्कुल सेफ चाहिए, तो हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं ही, जैसे कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, या फिर जैसे अभी रुचिका जी ने बॉन्ड्स की बात की। लेकिन हम चाहते हैं कि रिटर्न थोड़ा सा इससे बेहतर हो, तो ऐसे में आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और वहां से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए पीरियोडिकल रिटर्न्स लें। लेकिन प्योरली इक्विटी फंड में, प्योर इक्विटी फंड्स में निवेश करेंगे तो यहां पर उतार चढ़ाव का खतरा ज्यादा रहेगा। तो ऐसे में हाइब्रिड फंड्स, आप ये देख लीजिए कि एक ही तरह के हाइब्रिड फंड नहीं, आप उसको भी डिवाइड कीजिए और शुरुआती दौर में जिस पैसे से आपने एसडब्ल्यूपी करनी है उसके लिए आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कीजिए और वहां से आप पैसा एसडब्ल्यूपी के जरिए विड्रॉ कीजिए। साथ ही कुछ पैसे को आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स और साथ में बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड्स में भी निवेश कीजिए। और मतलब ऐसा है कि यदि आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हैं, तो आपने उसमें से कुछ पैसों को कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में किया और कुछ पैसों को अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश किया, ताकि पहले के जो 4-5 साल हैं वहां पर आप उन फंड से विड्रॉ करें जहां पर रिस्क थोड़ा कम है, और बाद में आप इस तरह के जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड हैं वहां से एसडब्ल्यूपी करना शुरू करें। लेकिन प्योरली जो इक्विटी फंड्स होते हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, उनमें से आप एसडब्ल्यूपी ना करें, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आपका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाए। और एक और बात, एक स्कीम हालांकि उतनी पॉपुलर नहीं है पंकज जी, अब शायद आने वाले टाइम पे हो, जो हमारे प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, रिवर्स मॉर्गेज, उससे भी एक्चुअली रिटायरमेंट के लिए स्पेशली एक रेगुलर इनकम जनरेट की जा सकती है।
क्या आपको लगता है ये फीजिबल है? अपने जिस मकान में रहते हैं उसी को बैंक को गिरवी रखकर उससे आप मंथली किस्त में पैसे लें? स्वाति, देखिए हमारे देश में ये बहुत पॉपुलर हुई नहीं, स्कीम बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी क्योंकि अपना जो घर होता है ना, कोई उसे इस तरह से छोड़ना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है घर लिया है तो मेरे जाने के बाद मेरे जो बच्चे हैं या जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको इसका फायदा मिल सके। लेकिन अगर ऐसा वक्त आ जाता है कि आपकी प्लानिंग जो थी वो सफिशिएंट नहीं हो पाई और पैसा नहीं बचा, तो ये एक विकल्प है जहां पर आप अपने घर को जिसमें आप रहते हैं उस पर रिवर्स मॉर्टगेज ले सकते हैं। रिवर्स मॉर्टगेज का मतलब यह है कि आपने घर अपना मॉर्टगेज कर दिया और उस पर आपको पीरियडिकल रिटर्न मिलता रहा, तो जो आपका इंटरेस्ट है बेसिकली समझ लीजिए वो आपको रेगुलरली या उसका पेमेंट आपको मिल रहा है। इसमें एक चॉइस होती है कि कल को अगर चाहें तो उस घर को जो उसका पूरा पैसा है उसे वापस बैंक को देकर और वापस भी लिया जा सकता है। अदरवाइज तो आप उस घर में लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं, लेकिन बाद में वो घर जिस बैंक से आपने रिवर्स मॉर्टगेज फैसिलिटी ली हुई है उस पर उनका क्लेम हो जाएगा। तो ये एक विकल्प है, लेकिन एक तो ये बहुत पॉपुलर नहीं है जैसे मैंने कहा, दूसरी बात किसी भी व्यक्ति को इसके लिए इसको लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। जी, तो कुछ ऐसे ऑप्शन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद रेगुलर आय पाने के लिए, और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए आप कौन से ऑप्शंस अपनाएं, और टैक्स सेविंग के टिप्स भी हमने रुचिका से समझे। और पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका भी करेंगे हमारे साथ मनी गुरु में आज एपिसोड में शामिल होने के लिए।